इंसान सफल तब ही होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC में प्रतिवर्ष इस विषय से 10 से 12% पूछे जाते हैं। ये विषय अपने आप में एक अहम विषय है। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमारे अतीत, हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी प्राचीन काल की आधुनिकता को दर्शाता है। और आज हम इस वीडियो में NCERT कक्षा 6 क्या, कब, कहां और कैसे ये पहला चैप्टर कवर करेंगे। और जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। देश भर में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, अगर उनके लिए सबसे जरूरी स्टडी मटेरियल है तो वह है NCERT। अगर आप NCERT कवर कर लेते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इसमें छोटी छोटी सी शब्दों की जो टर्मोलॉजी होती है, छोटे छोटे शब्दों का जो मतलब होता है, वो आपको इसमें पता चल जाता है। तो हम अपनी वीडियोस की आने वाली सीरीज में 0 लेवल से एडवांस लेवल तक के इतिहास विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों यानी कि पूजा पाठ करने वाले लोग, शिल्प लोग, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। ऑलराइट, तो लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक, वो हम नीचे देखेंगे। में नर्मदा नदी का पता लगाओ, यानी कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कि नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कई लाख वर्ष पहले से जो लोग हैं वो नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सबसे पहले यानी कि जो आरंभिक मानव था तो वो किस नदी के तट पर रहता था, वो था नर्मदा नदी के तट पर। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने वाले, यानी कि कुछ लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे। तो जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि उन लोगों को जंगलों के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज थी। वो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल की अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी कि जंगल में उन्हें जो भी चीजें मिला करती थी, फल या कोई जानवर, उस जानवर का शिकार कर लिया करते थे। तो इस तरीके की तमाम चीजें इकट्ठा कर लिया करते थे। राइट, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, आरंभिक मानव। ठीक है, तो आरंभिक मानव को हम वैज्ञानिक भाषा में होमो सैपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बताया गया था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब देखते हैं नर्मदा नदी हमारी कहां पर है। अब ये देखिए, ये हमारी नर्मदा नदी है। तो इसी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी के तट पर रहा करते थे। ऑलराइट, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑलराइट, अब हम इसको एक ग्राफ के जरिए समझेंगे। अब ये देखिए, उत्तर, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। अब ये उत्तर पश्चिम की ओर कहा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इसी क्षेत्र में लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ऑलराइट, अब ये देखिए हमारी किरथर और सुलेमान पहाड़ियां, ये हमारी किरथर और सुलेमान पहाड़ियां हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी क्षेत्र में कई लाख मतलब लगभग 8000 वर्ष पहले, लगभग 8000 वर्ष पहले जौ और गेहूं को उपजाना आरंभ किया था। ऑलराइट, अब जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियां हैं वह वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। ऑलराइट, अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व बताया गया हम लोगों को, उत्तर पूर्व, यह हमारा उत्तर था, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों का पता। अब ये है हमारी गारो पहाड़ी। अब ये देखते हैं, ये है हमारी गारो पहाड़ी, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कृषि का। ये देखिए, ये है हमारी गारो पहाड़ी, यहां कृषि का विकास हुआ। ऑलराइट, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब देखते हैं विंध्य पहाड़ियां कहां पर है। ये मध्य है और ये विंध्य पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में यानी कि इसके ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश, लगभग क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो होता है, यानी कि जहां पर चावल के सबसे ज्यादा अवशेष मिले थे। तो यानी कि इसका मतलब है कि चावलों की जो उपजाया गया वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उपजाया गया। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ऑलराइट, अब देखते हैं सिंधु नदी। ये है हमारी सिंधु नदी जो कि यहां से बहती है, और ये है इसकी सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। तो इसकी ये सभी सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां। ऑलराइट, ये वही क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। ऑलराइट, अब गंगा, ये है हमारी गंगा नदी और इसकी ये सहायक नदियां हैं। ऑलराइट, अब यहां पर 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो यानी कि सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले नगरों का विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो वो था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट के किनारे सबसे पहले नगरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। ऑलराइट, अब देखते हैं सोन नदी। ये हमारी गंगा नदी है जो कि हिमालय से निकली है, और यह है हमारी सोन नदी जो कि इसकी सहायक नदी है। ओके, अब इसके नीचे का क्षेत्र जो है ये मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध, जो कि उस समय में मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का हिस्सा था। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा करनी इनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी भी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों से अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे और दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तथा कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय में जो उस समय के आरंभिक लोग थे वो यात्राएं या तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण किया करते थे या व्यापार के हिसाब से किया करते थे, या कोई शासक, मान लीजिए कि एक शासक है और इसका युद्ध
इस क्षेत्र में हुआ और इसने इस पर विजय कर ली, तो ये अपना शासन यहाँ भी करता था, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए पूरा क्षेत्र जो है एक ही शासक का हो जाया करता था। दैट इज ऑल राइट। अब थोड़ा एक नजर इस पर भी गिर लेते हैं, सॉरी डाल लेते हैं। मानचित्र दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाई समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से छटे होने के कारण प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी कि हमारे देश को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब देश के नाम। देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोज तथा इंदोज और अपनी नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि ये देखते हैं हम ग्राफ के जरिए, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, यानी कि ईरानी और यूनानी सबसे पहले कहां पर आए, 2500 वर्ष पहले। तो ईरानी और यूनानियों ने मतलब भारत में एंटर किया। तो एंटर करने के बाद इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी कि वो सही उच्चारण नहीं कर पाते थे शब्दों का, तो इसलिए इंदोस या इंदोस कहते थे। और दूसरा कारण ये था कि उत्तर पूर्व की ओर जो रहने वाले क्षेत्रों में लोग थे वो इसे भारत कहा करते थे। दैट इज ऑल राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद, अब देखिए इसका प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसे सनातन धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इनकी संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद पहला वेद है, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। निम्नलिखित 4 वेद हैं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेदों की कुल कितनी संख्या है या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसमें ऋग्वेद आप राइट आंसर होगा। तो अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि भारत को और किन किन विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो देखिए भारत को बहुत सारे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, सिंधु, आर्यवर्ता, हिंद, भारतखंड और जम्बूद्वीप इत्यादि सभी नामों से जाना जाता है। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारियां हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। इसे हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। दैट इज ऑल राइट, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में बने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी रहती थी। आप ये देख ही पा रहे होंगे। अब इसको भी पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग मतलब इस तरीके की मतलब लिखने के लिए पेड़ों की छालों का यूज करते थे। जैसे आज वर्तमान समय में हमारे पास लिखने के लिए या मतलब किसी भी चीज को संग्रह करने के लिए, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो हमारे पास कंप्यूटर्स है या हमारे पास कॉपी है जो हम अपनी नॉर्मली यूज करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। और आप ये देख सकते हैं कि ये एक ताड़पत्र है और उस पर ये एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये देखिए, दैट इज ऑल राइट। अब ये देखते हैं, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि इससे ये तो साफ साफ पता चलता है कि उस समय में या तो विज्ञान के लिए या राजा रानी को लेखा जोखा रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। यानी कि किसी विशेष जानकारी को
संग्रह करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ऑलराइट, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो आम लोग करते थे। अब प्राकृत भाषा, ये कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा वो भाषा है जो उस समय में आरंभिक व्यक्ति यानी कि आरंभिक जो लोग थे, आम जो लोग थे, वो इस समय प्राकृत भाषा का उपयोग किया करते थे। और जो उस समय के मतलब शिक्षित लोग हुआ करते थे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ऑलराइट, अब हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे में लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत इस कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? यानी कि इंस्क्रिप्शन। देखिए, मैं आपको छोटी सी उसमें समझा देता हूं बात में। तो अभिलेख किसे कहते हैं दोस्तों? अभिलेख उसे कहा जाता है जो हाथों से नहीं लिखे जाते। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है तो इस तरीके से नहीं लिखे जाते। ये सदैव ठोस धातु के टुकड़ों या किसी चट्टान पर लिखे जाते हैं। ऑलराइट, तो इसे हम अभिलेख कहते हैं। अब ये क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या कठिनाइयां आती थी? अब देखते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ताड़ बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, तो वो हाथों से ही लिख लिया करते थे। परंतु जब किसी अभिलेख को लिखा जाता है तो वह हाथों से नहीं लिखा जाता। उसके लिए हमें कई सारे औजारों की जरूरत होती है, जो उस समय के लोगों के लिए वास्तव में कठिनाई या चुनौतीपूर्ण काम रहता होगा। इसके अतिरिक्त इसमें कई सारे लाभ भी थे, क्योंकि अभिलेख ज्यादा समय तक किसी जानकारी को संग्रह करने के लिए वाकई उपयोगी साबित है। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि पत्थरों की चीजें, यानी कि पत्थर इतनी जल्दी नष्ट नहीं हो सकता, यानी कि पत्थरों के अवशेषों से वो इतिहास को मतलब पूर्ण जागृत कर सकते हैं, या किसी भी मतलब धातु के टुकड़े से वो इतिहास को पूर्ण जागृत कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब एक नजर यहां पर भी हम डालते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान में कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा एरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी कि जो हमारा अभिलेख आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो किस भाषा में अंकित है? ईरानी और एरामीक। दैट इज ऑल राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानकारी जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। अब इससे हमें पता चलता है, यानी कि अगर अन्न के दाने जले हुए रूप में मिले तो वे काफी लंबे समय तक मतलब अवशेष के रूप में बचे रहते हैं। दैट इज ऑल राइट। अब हम देख सकते हैं कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग कितने साल पहले होता था? लगभग 4700 साल पहले। अब इसमें सिक्कों के आकार जो है आप देख ही सकते हैं। इनको उपयोग किया जाता था 2500 वर्ष पूर्व। तो हमारे द्वारा आज प्रयोग में सिक्के जो हम यूज करते हैं तो वो भिन्न क्यों है? देखिए, आज वर्तमान समय में हम सिक्कों के जो आकार देखते हैं वो किस तरीके के देखते हैं? सर्कल। और इन सिक्कों का जो आकार है वो चकोर है। तो या तो हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग या तो सर्कल टाइप मतलब चीज नहीं जानते होंगे,
तो इस तरीके से भी हम इस चीज को रूपांतरित कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते होंगे, क्योंकि अगर आपने देखा हो या आपने गौर की हो, जब आप किसी मिट्टी की खुदाई को देखते हैं तो काफी सारे कपड़ों के अवशेष या पॉलिथीन्स के अवशेष आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कपड़ों के अवशेष ज्यादा जल्दी नष्ट नहीं होते, यानी कि वह नष्ट नहीं होते, इसलिए कपड़ों के अवशेष जरूर मिला करते होंगे। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अर्थात अतीत का अध्ययन करने वाले को ही इतिहासकार कहते हैं। स्रोत की प्राप्ति होते ही अतीत के बारे में पढ़ना तथा रोचक जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण जागरण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी जानने के लिए प्रयास करते हैं। दैट इज ऑल राइट। अब जैसे कि सपोज कीजिए हम किसी मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और हमें कोई सिक्का या कोई भी मतलब अवशेष या जो कि अज्ञात है या वो मिल जाता है, तो अगर हम उसके बारे में मतलब जानने के लिए काफी उत्सुक हैं, अपना इंटरेस्ट काफी उस चीज में दिखाएंगे। तो इसीलिए इतिहासकार भी इसी तरीके से इतिहास को पुनर्जागरित करते हैं। अतीत एक है या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करते हुए फल फूल के संग्रह द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह में भेद अतीत के भी विद्यमान थे। तो इसमें हमें पता चलता है कि उस समय जो लोग थे, जैसे कि आज राजाओं की अलग जीवनचर्या है जो हम आज वर्तमान में भी देखते हैं, कृषकों की आज अलग जीवनचर्या है और ये शिल्पकारों की अलग जीवनचर्या है। तो यही सब अंतर हमें उस समय में भी देखने को मिला करते हैं। ऑलराइट। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद भी हैं। हम उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी पशुपालकों, संग्राहक, कृषकों अथवा पशुपालकों जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि जो उस समय के शासक हुआ करते थे वे अपनी लड़ाई और अपने राज्य से संबंधित सभी चीजों का लेखा जोखा रखा करते थे, परंतु जो आम व्यक्ति यानी कि कृषक, पशुपालक और संग्राहक हुआ करते थे वो अपने जीवनचर्या का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यही कारण है कि आज हम संग्राहक और पशुपालकों के बारे में इतनी ज्यादा जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम आज शासकों के बारे में सबसे ज्यादा अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो तिथियों का मतलब अब देखते हैं। तिथियों का मतलब, मान लीजिए वर्तमान में अब 2020 चल रहा है, उससे पहले 2019 चल रहा होगा, उससे पहले 2018, इसी तरीके से 2000। तो इसे हम एडी यानी कि एनो डोमिनी कहते हैं। ऑलराइट। क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। दैट इज ऑल राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, तत्का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिख पाते हो। यह
एनोडोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ या तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीटी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो इसमें हमें बहुत सारे शब्द मिलते हैं। एडी जिसका एनोडोमिनी ए सी ई, आफ्टर अब बीसी और बीसीई और बीपी, ये तमाम शब्द हमें मिलते हैं। ऑलराइट, अन्यत्र जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों लिपियां भाषाओं का प्रयोग हुआ। सभी के साथ अभिलेखों के प्रयोग भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपियों का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार किसी अज्ञात लिपियों को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानियां उत्तरी अफ्रीकी देश और मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा नादी रहते थे। अब देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे PTOLMIIS। तो इस तरीके के तमाम शब्द आज हम अंग्रेजी भाषा में उपयोग करते हैं। अब ये देखिए, ये लयन है तो इसके लिए एल शब्द यूज किया जाता है। तो इससे हमें एक और चीज भी पता चलती है कि उस समय लोग जो थे वो पूरे के पूरे अक्षरों से अनभिज्ञ थे, यानी कि उस समय के लोग जो थे वो पूरे अक्षरों को नहीं जानते थे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे मिस्र में। तब देखिए, उपयोगी शब्द। आज हमने अपने इस चैप्टर में उपयोगी शब्द कौन कौन से पढ़े? यात्रा, पांडुलिपि जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि तथा अर्थ निकालना। इस तरह के हमने आज तमाम शब्दों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। ऑलराइट, तो चलिए अब याद करते हैं। नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी ये वही नदी है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। नर्मदा नदी क्या है? जहां पर आरंभिक जो मानव था वो सबसे पहले इसी के तट पर रहा करता था। और वो क्या करता था? आखेट तथा संग्रहण, यानी कि वो जानवरों का शिकार और जंगल में संग्रह, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा किया करता था। मगध एक साम्राज्य है जिसको हमने उत्तर से नीचे की ओर, यानी कि विंध्य पहाड़ियों के नीचे वाला जो क्षेत्र था उसको हमने मगध कहा है, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। ऑलराइट, अब देखते हैं गारो पहाड़ी। ये गारो पहाड़ी वही है जहां पर सबसे पहले आरंभिक कृषि का विकास हुआ। ऑलराइट, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, यानी कि प्रथम नगर, यानी कि यहीं पर सबसे पहले प्रथम नगर फले फूले थे। गंगा घाटी का मतलब पहला बड़ा राज्य। सबसे पहले जो बड़ा राज्य बना वो कहां पर बना? वो गंगा घाटी के किनारों पर। ऑलराइट, अब हम कृषियों जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का एक बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान में लगभग वर्ष 2000 वर्ष पूर्व। दैट इज ऑल राइट। अब हम जैसे सपोज कीजिए कि 8000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ। कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व। अगर अब हमसे कोई कहे कि कितने बीसी पहले हुआ, यानी कि बिफोर क्राइस्ट कितने पहले हुआ, अगर बीसी में पूछे तो इसे हम बदलने के लिए इसमें से -2020 कर देंगे, यानी कि वर्तमान का जो समय है वो इसमें हम माइनस कर देंगे और जो हमारा इसमें आएगा वो होगा हमारा बीसी। ऑलराइट, अब देखते हैं पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक मुख्य अंतर बताओ। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि पांडुलिपि
जो कि हिमालय में उगने वाले एक बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। और अभिलेख किसी धातु के टुकड़े और किस पर लिखे जाते थे, या चट्टानों पर, यानी कि किसी भी ठोस सतह पर अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। और पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट किसी पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो सबसे बड़ा अंतर है कि ये अभिलेख जो है, अभिलेख बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक पाते थे और जो पांडुलिपि है वो इतने ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती थी। तो इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं। ऑलराइट, तो आज का हमारा चैप्टर ये यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो हैव ए गुड डे। जय हिंद।